Video we are going to look at what is the CAT syllabus for the VARC section। तो जो वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन होता है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं और उनके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ये हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात, अगर आपने कैट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है या फिर करने वाले हो तो डू गो थ्रू दिस वीडियो। आई विल पुट द लिंक टू दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। हाउ टू क्रैक कैट इन 6 मंथ्स। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप प्लान है, मंथ वाइज प्लान है जो आप यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो टू क्रैक कैट इन द कमिंग 6 मंथ्स। इवन 5 मंथ्स में भी आपको अगर करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। Also, do make sure that you turn up for the daily drill that we are running on our channel. So every day what I will do is I will float a test for all of you which is free of cost। और उस टेस्ट को आप पूरे दिन में कभी भी दे सकते हो, आप उसके बाद भी दे सकते हो, बट इट्स रिकमेंडेड दैट आप पूरे दिन में वो टेस्ट दो एंड शाम को आके लाइव सेशन जो होगा 8 PM ऑनवर्ड्स उसमें आके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम आवर एंड। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दैट फर्स्ट वीडियो एंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। हम देखते हैं VARC का फॉर्मेट क्या होता है। तो अभी तो आपको पता ही होगा कि कैट के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं और जिसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन जो आपको अटेम्प्ट करना होता है वो होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ये जो VARC सेक्शन है वो काफी सालों में काफी बार चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। तो क्वेश्चन टाइप्स लगभग सेम रहे हैं बट कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर एक पैसेज के कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में काफी चेंजेस आए हैं ओवर द लास्ट मेनी इयर्स। तो ये वीडियो में विल ट्राई टू कैप्चर कि क्या एग्जैक्टली ट्रेंड्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द VARC फॉर्मेट। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कैट 2015 के पहले जो 4 साल का कैट हुआ था, कैट 11, 12, 13 एंड 14, ये 4 सालों में कैट के अंदर 2 सेक्शंस हुआ करते थे। एक सेक्शन होता था QA प्लस DI, डेटा इंटरप्रिटेशन आता था मैथ्स के साथ, और दूसरा सेक्शन होता था VARC प्लस लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ सेट्स VARC के साथ आते थे। बट कैट 2015 से क्या हो रहा है, VARC एक सेपरेट सेक्शन ट्रीट किया जाता है और उसमें क्या होता है, आपको वो सेपरेट सेक्शन उस सेक्शन के टाइम ड्यूरेशन में अटेम्प्ट करना है। एंड ट्रेंड ये रहा है दैट द फर्स्ट सेक्शन दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी द VARC सेक्शन। अब कैट 2015 से लेके कैट 2019 तक अगर हम स्प्लिट देखें इन टर्म्स ऑफ किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, ये मैंने एक एवरेज स्प्लिट लिया है। माइनर चेंजेस हुए थे, कुछ साल 6 क्वेश्चंस आए थे आरसी के अंदर, कुछ साल 3 क्वेश्चंस आए थे आरसी के अंदर, तो ये चीजें हुई थी। बट अगर मैं एक एवरेज लूं, अगर मैं कैट 2019 का पैटर्न या कैट 2018 का पैटर्न देखूं तो उसमें ये स्प्लिट था। 24 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आरसी वाले साइड से आए थे और वो कैसे स्प्लिट थे, जहां पे 4 पैसेजेस थे जिसके 5 क्वेश्चंस ईच थे। तो एक पैसेज होगा उसके पीछे आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे 4 अलग अलग पैसेजेस आएंगे और फिर एक पैसेज होगा जिसके पीछे 4 क्वेश्चंस होंगे। ये अगर आप मैथ्स लगा लो तो 20 + 4 24 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से, और जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं वो वर्बल एबिलिटी से आते थे। अब वर्बल एबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट दिस वीडियो एंड वी विल कवर इट अ बिट लेटर। अब अगर हम देखते हैं कैट 2020 में क्या हुआ था, तो कैट 2020 एक स्पेशल ईयर था बिकॉज कोविड हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट कैट को ये सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़े, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए था, जहां पे यू डिड नॉट रियली वांट पीपल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच देयर सेंटर्स। तो ये सारी चीजें करने के लिए कैट ने क्या किया, कैट ने जो 3 घंटे का पेपर हुआ करता था पहले, उसको 2 घंटे का कर दिया। तो पहले क्या होता था, टिल कैट 2019 आरसी VARC यूज्ड टू बी इट्स ओन सेक्शन और उसको आपको अटेम्प्ट करना होता था 1 घंटे के अंदर, और ऐसे कैट 3 घंटे का टेस्ट हुआ करता था। 1 आवर फॉर VARC, 1 आवर फॉर DILR एंड 1 आवर फॉर QA। बट कैट 2020 में क्या हो गया, बिकॉज दे हैड टू कंडक्ट इट इन 3 स्लॉट्स इंस्टेड ऑफ 2 स्लॉट्स, हर एक स्लॉट बना 2 घंटे का, और बिकॉज हर एक स्लॉट बना 2 घंटे का, क्या हो गया, VARC सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ता 40 मिनट्स। तो तब से लेके अब तक VARC का जो सेक्शन होता है वो आपको 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होता है। अब जाहिर सी बात है दैट अगर मैंने ड्यूरेशन कम कर दिया है तो फिर क्वेश्चंस भी कम होने चाहिए। मैं सेम ड्यूरेशन या सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ड्यूरेशन में तो अटेम्प्ट नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 34 क्वेश्चंस अर्लियर, अभी 26 क्वेश्चंस आने लगे इन कैट 2020 अक्रॉस दी 3 स्लॉट्स। अगर देखते हैं तो उनका स्प्लिट कैसे था, 18 क्वेश्चंस आरसी से आते थे और जो बचे हुए 8 क्वेश्चंस होते थे वो VA से आते थे। अब 18 क्वेश्चंस जो आरसी के आते थे उसमें से 2 पैसेजेस होते थे 4 क्वेश्चंस ईच और 2 पैसेजेस होते थे 5 क्वेश्चंस ईच। ऐसे करके 18 क्वेश्चंस बनते थे आरसी के एंड VA के। अगेन आई विल टॉक अबाउट द टॉपिक्स अ बिट लेटर। 8 क्वेश्चंस आते थे VA से। फिर क्या हो गया, कैट 2020 में उनको पता चला कि अच्छा मैंने जो ड्यूरेशन कम किया है उसके हिसाब से क्वेश्चंस कम नहीं किए हैं, मुझे और थोड़े क्वेश्चंस कम करने चाहिए, बिकॉज ऐसे हो रहा है कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस।
इसलिए कैट 21, 22, 23 में अगर आप देखेंगे तो फिर आरसी वीए आरसी वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन 24 क्वेश्चंस का हुआ, और ये सबसे बड़ा सेक्शन है माइंड यू। सो 24 क्वेश्चंस वीए आरसी से आते हैं, 20 क्वेश्चंस डीआईएलआर से आते हैं, एंड 22 क्वेश्चंस क्वांट से आते हैं। तो जो 24 क्वेश्चंस के साथ जो वीए आरसी सेक्शन है वो सबसे बड़ा सेक्शन है ऑफ ऑल दी 3 सेक्शंस दैट अपीयर एट दी कैट। अब इसके अंदर क्या हो गया कॉम्पोजिशन, जो आरसी में 18 क्वेश्चंस थे ना पहले, उनके जगह पे अब 16 क्वेश्चंस आने लगे, और हर आरसी पैसेज वाज अकम्पनीड बाय 4 क्वेश्चंस। तो 4 into 4 16 क्वेश्चंस बने आरसी के। वीए के जो क्वेश्चंस थे वो सेम रहे, 8 क्वेश्चंस ही रहे फॉर ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अ बिट लेटर। तो ये है पैटर्न, कैट 24 में भी आशा है कि यही पैटर्न कंटिन्यू करेगा और ऐसे ही कुछ होगा, 4 पैसेजेस विद 4 क्वेश्चंस ईच, 16 क्वेश्चंस वहां पे एंड 8 क्वेश्चंस ऑन वीए। अब हम आते हैं स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल पे। अब आप इस टेबल में जो स्कोर्स देखेंगे ना वो स्केल्ड स्कोर्स हैं। अब ये स्केल्ड स्कोर्स का क्या मतलब हो गया, आपको तो ये पता है कि कैट जो है वो 3 स्लॉट्स में कंडक्ट हो रहा है ओवर द लास्ट 4 इयर्स। अब 3 स्लॉट्स में अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस बात है कि कैट सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा अक्रॉस 3 स्लॉट्स, अदरवाइज पीपल विल कम टू नो कि प्रीवियस स्लॉट में क्या क्वेश्चन आया था और वो एडवांटेज में होंगे। तो कैट क्या करता है, कैट ट्राइज टू मेंटेन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी अक्रॉस द 3 स्लॉट्स, बट दे विल चेंज द क्वेश्चंस। बट अब ऐसे तो मैं पक्का नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उतने ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी का है जितना अधिक दूसरा क्वेश्चन हुआ करता था। ऊपर से मैं ये भी नहीं बोल सकता कि फर्स्ट स्लॉट जो था ना उसमें कंपटीशन बहुत कम था, बट सेकंड स्लॉट में बहुत ज्यादा कंपटीशन था। तो ये सबको बैलेंस करने के लिए कैट एक नॉर्मलाइजेशन नाम का प्रोसेस फॉलो करता है, जहां पे व्हाट कैट डज इज कैट विल एडजस्ट द स्कोर्स दैट यू आर गोइंग टू गेट डिपेंडिंग ऑन द स्लॉट दैट यू हैव टेकन द कैट। और उसमें कैसे वो लोग एडजस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि आपके पूरे स्लॉट का परफॉर्मेंस कैसे रहा था और उसके हिसाब से फिर स्लॉट की लेवल ऑफ डिफिकल्टी असर्टेन की जाती है। तो ये नंबर्स आपको जो दिखेंगे वो स्केल्ड स्कोर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी अगर कैट 2020 की बात करें तो कैट 2020 में 78 में से आपको ग्रेड किया गया था, इसका मतलब 26 क्वेश्चंस थे, और बाकी तीनों सालों में आपके पास 24 क्वेश्चंस थे जो मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते थे और राइट करा सकते थे। 2020 में अगर आप देखोगे और 21 में देखोगे तो 80 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 7 क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करने चाहिए थे। 85 परसेंटाइल के लिए लगभग 8 क्वेश्चंस आपको करेक्टली सॉल्व करने थे। 90 परसेंटाइल के लिए 9 क्वेश्चंस, 95 के लिए 11 क्वेश्चंस, 98 के लिए 13 क्वेश्चंस, एंड 99 परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो 26 में से 14 या 24 में से भी 14 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने थे। तो जैसे कैट ने लॉजिक लगाया था कि अगर मैंने टाइम ड्यूरेशन कम किया तो मुझे क्वेश्चंस भी प्रोपोर्शनेटली कम करने चाहिए, जैसे उन्होंने क्वेश्चंस कम किए स्कोर्स फिर भी सेम रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे दैट कट ऑफ अगर देखेंगे या फिर अगर परसेंटाइल वर्सेस स्कोर अगर आप देखोगे तो लगभग हर एक स्लॉट में हर एक परसेंटाइल के लेवल पे अगर आप देखोगे तो स्कोर्स मोर और लेस सेम ही रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इन स्पाइट ऑफ द सेक्शनल मैक्सिमम मार्क्स गोइंग डाउन बाय 6। तो 6 मार्क कम होने के बाद भी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ट्रेंड कंसिस्टेंट है, विच बेसिकली मीन्स दैट अगर आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए तो भी आप उतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जितने आप सॉल्व कर पाओगे, राइट? ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई 24 इज एन ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज टू सॉल्व इन द 40 मिनट्स दैट आर गिवन टू यू फॉर द वीएआरसी सेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना वीएआरसी सेक्शन। अब यहाँ पे 2021 में अगर आप देखोगे तो ट्रेंड सेम रहा। 2022 में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 17, 20 आप देखोगे कि यहाँ पे एक डाउनफॉल हुआ है। जो मार्क्स यहाँ पे आए थे ना, ये मार्क्स यहाँ पे हर एक लेवल पे मार्क्स कम हुए हैं। और ये क्यों कम हुए हैं मार्क्स ओवरऑल अगर देखोगे तो, क्योंकि कैट 2022 जो था ना उसके दो रीजन है। वन, एक तो मतलब ओवरऑल जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी कैट 2022 की वो बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू कैट 2021। इनफैक्ट हर एक स्लॉट में एटलीस्ट एक पैसेज आपको ऐसा दिखाई देगा कैट 22 के अंदर जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल था, मतलब मेजोरिटी लोग उसको पढ़ भी नहीं पाते थे, इतना डिफिकल्ट वो पैसेज था। दूसरी बात ये थी कि क्वेश्चन टाइप्स थोड़े से चेंज कर दिए थे। हम आगे जाके देखेंगे वीडियो के अंदर कि ट्रिकी क्वेश्चन टाइप्स क्या होते हैं आरसी के अंदर, और वो देख के आप चौंक जाओगे, राइट? एंड ये अगर आप रियल टाइम कैट के टाइम पे देखते ऑन द डे ऑफ द कैट एंड यू वेर इन द फर्स्ट स्लॉट, आपको थोड़ा डर लग जाता। एंड उसका रिजल्ट ये था कि आपका जो परसेंटेज था ना वो थोड़ा कम हो गया। ऑल्सो क्वेश्चन टाइप्स की बात की जाए तो एक नया क्वेश्चन टाइप अपीयर हुआ था कैट 22 के अंदर जो हम वीए पार्ट में देखेंगे। तो वीए के अंदर एक नया क्वेश्चन टाइप आया था जो पिछले 6-7 सालों में लोगों ने देखा नहीं था, एंड दैट्स व्हाई पीपल वर स्लाइटली टेकन अबैक कि ये कैसा क्वेश्चन टाइप है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये दो चेंजेस थे जिसकी वजह से कैट 22 वाज मोर डिफिकल्ट देन कैट 21, एंड इसके लिए उसके जो स्कोर्स हैं अक्रॉस दी लेवल्स वो सारे नीचे आ गए।
अब कैट 23 अगर देखेंगे ना, कैट 23 इज अ कार्बन कॉपी ऑफ कैट 2022। मतलब अगर मैं ये पूरा का पूरा लाइन निकाल के कॉपी पेस्ट करता तो भी सेम चीज आती मोस्टली, ठीक है। और वो क्यों आता? बिकॉज 23 का लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम एज कैट 22 की लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एटलीस्ट फॉर द वीएआरसी सेक्शन। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 23 एंड 22 लगभग सिमिलर थे इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अब यहाँ पे देखते हैं कि आरसी के अंदर ना क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट हैव अपीयर्ड ओवर द लास्ट 3 years और सो। तो मैं बहुत पीछे नहीं गया हूं, मैं 3-4 सालों के मैंने जो भी टॉपिक्स मुझे मिले थे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉलिटी में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थियरी, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सोशल जो चीजें होती हैं, तो सोसाइटी के अंदर क्या हो रही है चीजें, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। साइंस वाले क्वेश्चंस या पैसेजेस बहुत सारे आते हैं जहां पे मतलब कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल आपको बताया गया हो या फिर कोई आपको स्टडी बताई गई हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मिसलेनियस टॉपिक्स वो होते हैं जिनको किसी के अंदर ग्रुप नहीं किया जा सकता, वो एक इंफॉर्मेशनल पैसेज होता है जिसके अंदर आपको कोई तो एक नई थियरी समझाई गई। सिमिलरली इकोनॉमिक्स वाले होते हैं जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि नेटफ्लिक्स का लेट्स से बिजनेस मॉडल क्या है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे होती है और कैसे उसके साथ डील करना चाहिए, इकोनॉमी को संभालने के लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स टॉपिक्स दैट आर। साइकोलॉजी अगर देखेंगे तो ह्यूमन नेचर क्या है, स्केप्टिसिज्म, ड्यूअलिज्म, रैशनैलिटी, सब जो बहुत ही डिफिकल्ट से बोरिंग से टॉपिक्स होते हैं ना, ये सारे साइकोलॉजी से आते हैं। और अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 सालों में काफी साइकोलॉजी के पैसेजेस आए हुए हैं। So it's very important for you to be friendly with each of these topic types that I have mentioned here. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बाकी मुझे कुछ नहीं करना। तो आप देखोगे दैट एक पैसेज शायद आपसे सॉल्व हो जाएगा खुशी खुशी, बट उसके बाद जो 3 पैसेजेस होंगे उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो एंश्योर दैट आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है और आप ये सारे टॉपिक्स के साथ ना सही बट एटलीस्ट जो ऊपर के यहाँ पे जॉनर्स दिए हुए ना, इनके साथ आप थोड़े फेमिलियर हो या फ्रेंडली हो, ये आप इंश्योर कीजिए। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेक्शन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने 2017 वगैरह के यहाँ पे पैसेजेस ऐड नहीं किए हैं, बट अगर आप हमारी डेली ड्रिल अटेंड कर रहे हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने जो पैसेजेस सॉल्व किए हैं वो ऑन डे 1 एंड डे 4 ऑफ द डेली ड्रिल, जो आरसी के डेली ड्रिल्स थे, उसके अंदर मैंने तरह तरह के पैसेजेस वहां पे डील किए थे। तो एक पैसेज था वहां पे साइंस के बारे में जहां पे स्पीसिएशन की बात की थी। एक पैसेज था वहां पे नॉर्थ का डायरेक्शन कैसे बना इन टर्म्स ऑफ मैप मेकिंग, वो एक इंटरेस्टिंग पैसेज था। ऐसे करके बहुत सारे पैसेजेस हैं जो हमने सॉल्व किए हैं इन दोस वर्कशॉप्स एज वेल। सो डू चेक आउट दोस वर्कशॉप्स दैट वी हैव डन। अभी हम आरसी के अंदर क्वेश्चन टाइप्स देखेंगे, तो ये तो हो गया पैसेज टाइप कि भाई ये टॉपिक्स में से पैसेजेस आते हैं। बट अगर मुझे देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन टाइप्स की बात करूं तो 2 ब्रॉड एरियाज हैं क्वेश्चन टाइप्स के। एक है फैक्चुअल क्वेश्चंस। फैक्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं? जहां पे आपको एक सीधा सा फैक्ट दिया हुआ है एंड यू जस्ट हैव टू आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट, दैट्स इट। तो अगर कहीं पे बोला गया है कि भाई दिस थियरी वाज सपोर्टेड बाय दीस 3 साइंटिस्ट्स, और आपको क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग साइंटिस्ट्स डिड नॉट सब्सक्राइब टू दिस थियरी, अगर ये पूछा गया तो जो 3 लोगों के नाम दिए थे पैसेज के अंदर वो सारे आपके आंसर्स नहीं है, और जो चौथा साइंटिस्ट है जिसका नाम आपको दिया होगा जो पैसेज में नहीं था, दैट इज बेसिकली योर आंसर। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, आप बहुत इजीली उसका आंसर दे सकते हो। एंड इसके अंदर मैं बोलूंगा कि लगभग 90% एक्यूरेसी होती है लोगों की व्हेन दे टेक दिस पर्टिकुलर टेस्ट। बट देन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज सो इजी, और हमने देखा था आपको 80% लाने के लिए भी 7 से 8 क्वेश्चन सही करने थे। तो 24 या 26 में से अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको 7 या 8 क्वेश्चन ठीक करने हैं, देन इट टेल्स यू कि कितना डिफिकल्ट होगा टेस्ट। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपको मे बी 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे पूरे टेस्ट के अंदर, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो इन्फरेंशियल होंगे, जो कि है हमारा सेकेंड क्वेश्चन टाइप। इन्फरेंशियल क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ये बताना है कि आप पैसेज में से समझे क्या। ये नहीं है कि आपने पैसेज में से क्या जाना, आपको क्या नोट किया आपने या फिर आपको क्या फैक्ट्स पता चले, ये नहीं पूछ रहे हैं। आपको ये पूछ रहे हैं कि आपके समझ में क्या आया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज, राइट? और व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन द ऑथर सेज समथिंग। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? एक आता है टोन ऑफ द पैसेज। या तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि भाई ये पैसेज का टोन क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जब ये ऑथर इसके बारे में ऐसे बात कर रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो आपको टोन पहचानना है। अब टोन के ऊपर आई एम प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ यू। सो इफ यू वांट टू हैव दैट पर्टिकुलर वीडियो फ्रॉम माय साइड, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो चाहिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक समथिंग ऑन द टोन ऑफ द पैसेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ एनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। द सेकंड थिंग दैट आई एम लुकिंग एट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। अब यहाँ पे बहुत बार ये पूछा जाता है कि सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का, या फिर इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए।
तो फिर वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि पैसेज के अंदर कौन सी चीज को बार बार मेंशन किया जा रहा है और कौन सी चीज की डिमांड थी, इसके लिए वो पैसेज लिखा गया है। तो ऑथर के पास कोई तो एक नीड होगी ना कि भाई मुझे पैसेज लिखना है उठ के आज, तो क्यों उसने पैसेज लिखा। दैट इज बेसिकली समथिंग दैट विल गाइड यू टुवर्ड्स द टाइटल ऑफ द पैसेज। तीसरी चीज अगर देखेंगे तो सोर्स, तो ये पैसेज जो है वो कहां पे पाया जाएगा। या तो ये कैजुअल रीडिंग के लिए किसी ने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है, या फिर किसी ने एक साइंटिफिक जर्नल में से पब्लिश किया गया है, या फिर ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है, या फिर ये एक सोशल मीडिया पोस्ट है। ये कहां पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा, दैट इज अगेन समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऑल्दो अ क्वेश्चन माइट नॉट बी आस्क्ड ऑन दैट, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पैसेज कितने लेवल ऑफ डिफिकल्टी था। उसके बाद आपको ये पता करना है कि आर्ग्यूमेंट क्या है ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑथर इन दिस पैसेज, विच अगेन फ्लोज फ्रॉम द टोन एंड द टाइटल ऑफ द पैसेज, कि ये ऑथर ने ये पैसेज लिखा क्यों। अब क्यों लिखा वो तो समझ में आ गया। दूसरी बात ये है कि भाई ये ऑथर जो है ना वो फॉर दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है कि अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट है। अगर इस ऑथर को पूछा जाए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप खुश हो या दुखी हो इस चीज से, तो ऑथर का आंसर क्या होगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, especially in terms of when to strengthen a particular argument, when to weaken a particular argument। तो इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को अगर हम सच मानेंगे तो जो ऑथर ने पोजीशन ली थी ना वो वीकन हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो ऑथर की पोजीशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ओनली देन विल यू बी एबल टू स्ट्रेंथन इट और वीकन इट। उसके बाद अजम्पशंस वाले पूछते हैं। जब ऑथर ने एक चीज बताई है तो उसके पीछे उसका अजम्पशन क्या है। अजम्पशन का मतलब क्या हो गया, मैंने कोई तो चीज अज्यूम की थी, मैंने कोई तो चीज सोचा था कि ये तो पक्का ट्रू है, इसके लिए मैं ये लिख रहा हूं करके, राइट। सो सम थिंग्स हैव टू बी अज्यूम्ड एट द स्टार्ट बिफोर यू एंड अप राइटिंग दैट पर्टिकुलर पैसेज। तो कभी कभी ये अजम्पशंस होते हैं पैसेज के अंदर जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होते हैं या इम्प्लिसिट होते हैं। आपको पता करना है कि अजम्पशंस क्या है, और अगर ये अजम्पशंस ऑथर ने लिए हैं तभी ऑथर की प्रीमाइस जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अजम्पशंस क्या होते हैं। देन कंक्लूजन। अब ये तो पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने, ऑथर ने तो पूरी चीज लिख दी, बट कंक्लूजन क्या है इसके अंदर से, क्या चीज आपको समझ में आ रही है। वन लाइनर जो पैसेज में लिखी नहीं है बट आपको फिर भी समझ में आ गई, क्योंकि पैसेज का जो पूरा मोटिव था दैट वाज टू कन्वे टू योर पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो ये सब समझ के मेरा लास्ट एक लाइन मुझे अगर लिखना है पैसेज के बारे में कि मुझे क्या समझ में आया है, दैट इज बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर आरसी क्वेश्चन टाइप्स, जो मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि कुछ क्वेश्चन टाइप्स होते हैं ना जो बहुत टेढ़े होते हैं, सो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टाइप्स। और ये क्या क्वेश्चन टाइप्स हैं एक बार देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस पढ़िए एंड try to understand what these questions are trying to say, and what you can do is you can pause this video at this point in time and you can put it in the comment section कि आपको इस क्वेश्चन टाइप में से क्या समझ में आया। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, which of the following if false could be seen as contradicting the facts slash arguments in the passage। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पूछना बहुत सिंपल है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स कुड बी सीन एज कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट्स स्लैश आर्ग्यूमेंट्स इन दिस पैसेज। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन टाइप हो जाता है, और इसको आप पढ़ोगे, फिर एक बार पढ़ोगे, फिर सोचना शुरू कर दोगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप फिर से पढ़ोगे, और ऐसे करते करते आपके 2-3 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। और ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। 40 मिनट्स में से एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस। एक और इसका एग्जांपल है मेरे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स could be seen in accordance with the passage except। अब इसका क्या मतलब बना, सारी चीजें अगर फॉल्स हैं ये सब हम मानेंगे कि अकॉर्डिंग विद द पैसेज में है एक्सेप्ट दिस वन पर्टिकुलर स्टेट। तो हम इसको टैकल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आप कर सकते हो, इन इस कॉन्टेक्स्ट में सिंप्लीफाई करना है और कैंसल आउट टू नेगेटिव्स, ये आप कर लीजिए। तो दो तरीके इसको टैकल करने, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड जो दो नेगेटिव्स मिलेंगे ना उसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं। सो इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स की जगह पे मैं फॉल्स की जगह पे लिखता हूं नॉट। फॉल्स का मतलब क्या होता है, जो सच नहीं है वो झूठ है, करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ नॉट ट्रू कुड बी सीन एज कॉन्ट्राडिक्टिंग। कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब क्या हो गया, नॉट सपोर्टिंग। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है मतलब क्या करता है, जो मैंने बोला है मैं उसका उल्टा बोल रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं उसको अपोज कर रहा हूं, मैं आर्ग्यू कर रहा हूं कोई चीज, तो मैं बोलूंगा कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं चीजों को। तो कॉन्ट्राडिक्शन का ऑपोजिट क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया, नॉट सपोर्टिंग हो गया, ठीक है। तो मैं नॉट सपोर्ट कर रहा हूं द आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस ये दो नॉट्स को कैंसिल कर देना है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू कुड बी सीन एज सपोर्टिंग द फैक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज। तो मेरे पास जो चार ऑप्शन है उसमें से कोई तो एक ऑप्शन होगा जो अगर हम सच माने तो वो पैसेज के अंदर जो दिया है वही आपको दे रहे हैं। सिमिलरली आप यहां पे भी देख सकते हो, ये फॉल्स की जगह पे आप इसको नॉट ट्रू कर दो। सीन इन अकॉर्डेंस मतलब सपोर्टिंग है, तो यहां पे इसको बोल दो कि नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, ये कर सकते हो। अभी इसको यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू कुड बी सीन एज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द पैसेज। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट जो होगा ना, 4 में से 3 स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिनको अगर सच माना जाए तो वो ऑपोजिट होंगे जो भी आपको पैसेज में दिया है उसके, एक्सेप्ट, तो ये पता चलेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपको ये करना, आप ये मान लो कि जो 4 ऑप्शंस होंगे ना उसमें से 3 ऑप्शंस डेफिनेटली रॉन्ग होंगे और एक ऑप्शन जो होगा ना वो पक्का करेक्ट होगा। तो जो 3 ऑप्शंस एक जैसे है ना वो रॉन्ग और एक ऑप्शन जो अलग है वो करेक्ट। तो अगर 3 ऑप्शंस पैसेज के अंदर जो दिया है वही चीज एग्जैक्टली वैसे के वैसे बता रहे हैं तो वो तीनों गलत है और लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। जबकि 3 अगर पैसेज को पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और एक स्टेटमेंट है जो पैसेज को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, देन दैट इज बेसिकली योर आंसर, राइट। तो वैसे करके भी आप देख सकते हो, बट वो थोड़ा अनरिलायबल मेथड हो जाता है क्योंकि कभी कभी कैट भी बहुत होशियार है। कैट को पता है कि आप ये शॉर्टकट यूज करोगे, तो कैट पेपर सेटर्स क्या करते हैं, वो वही वर्ड्स उठाएंगे पैसेज के अंदर से जो उनको पता है कि आपने पढ़े होंगे और वो आपके ऑप्शंस में आएंगे, आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डोंट डू दैट, ट्राई टू डू दिस। ये आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे आप प्रिपेयर करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट के लिए, वीए में क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। तो जो लोग वेट कर रहे हैं अभी तक उनके लिए वीए क्वेश्चन टाइप्स हैं। वीए क्वेश्चन टाइप्स 4 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टाइप इज जंबल्ड पैराग्राफ्स। जब ये 8 क्वेश्चंस इन वीए वाला जो पैटर्न फॉलो हो रहा था उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जंबल पैराग्राफ्स जो होते हैं ना वो जनरली 3 आते हैं। जंबल पैराग्राफ्स में क्या होता है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे और वो जंबल्ड अप होंगे और स्टेटमेंट्स का नंबर होगा 1 2 3 4। आपको पता करना है कि भाई इसका सही वाला ऑर्डर है वो क्या होगा अगर मुझे इसका एक पैराग्राफ बनाना है। लेट्स से आपके हिसाब से इसका सही ऑर्डर है 2 3 4 1, ये आपका ऑर्डर है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 2 3 4 1 ये चीजें क्लिक करनी है। तो क्लिक 2 क्लिक 3 क्लिक 4 क्लिक 1 ये क्लिक करना है और फिर आपको अपना आंसर सेव करना है। ठीक है, यही आपको करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, मीनिंग ये टीटा क्वेश्चंस होते हैं। टीटा क्वेश्चंस का क्या फायदा होता है, अगर आपने 6 मंथ्स टू कैट वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए। आई हैव मेंशन टीटा एंड आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाट टीटा इज ऑल अबाउट। टीटा क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपका आंसर गलत भी हो जाए आपको 0 मिलेंगे, सही हो गया तो 3 मिलेंगे। तो दीज आर काइंड ऑफ बोनस क्वेश्चंस दैट आर। तो ये होते हैं जंबल्ड पैराग्राफ्स। दूसरा क्वेश्चन टाइप होता है वीए के अंदर ऑड सेंटेंस आउट। ऑड सेंटेंस आउट का मतलब क्या बना, आपको अगेन 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उसके अंदर से 3 स्टेटमेंट्स को आप रीअरेंज करोगे ना तो आपसे एक पैराग्राफ बनेगा, बट एक स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा। तो वो गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको पता करना। अगेन यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आए थे ऑफ ऑड सेंटेंस आउट टाइप जब भी वो अपीयर होता था, एंड उसमें से आपको डेफिनेटली यू कुड हैव गॉट 1 और 2 करेक्ट, क्योंकि इसमें जंबल पैराग्राफ्स की जो फिलोसॉफी होती है वही फॉलो होती है। आपको 3 चीजें देखनी है जो पूरी तरह पॉजिटिव है या पूरी तरह नेगेटिव है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड अगर जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ऑपोजिट है इन 3 चीजों के टोन का, देन डेफिनेटली दैट इज द वन, दैट इज द ऑड वन आउट। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन टाइप जो वीए में आता है वो है पैराग्राफ समरी। पैराग्राफ समरी के अंदर क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शंस में आपको 4 ऑल्टरनेट समरीज दी होंगी। तो 4 ऑल्टरनेटिव समरीज में क्या होता है, उसमें से आपको ये पता करना है कि कौन सी समरी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज। तो अगर आपको एक 4-5 लाइन का पैसेज दिया होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे समरीज दी होंगी और लेट्स से आपको लगता है कि फोर्थ समरी इज द बेस्ट वन, आपको सिर्फ फोर्थ सिलेक्ट करना है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये जनरली होते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, ये जनरली होते हैं टीटा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होंगे एमसीक्यू, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो। और जो लास्ट क्वेश्चन टाइप जो मैंने आपको बताया था जो 22 में आया था और सब लोग उसको देख के थोड़ा चौंक गए थे, दैट वाज फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और नीचे आपके पास एक पैराग्राफ होगा जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, 5-6 सेंटेंसेस का पैराग्राफ होगा और आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी, ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको ये पता करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ना वो ए के जगह पे आती है, बी के जगह पे आती है, सी के जगह पे आती है या डी के जगह पे आती है। और ये अगर आप सही तरीके से पता कर लोगे देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दैट। सो दैट इज बेसिकली द फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन टाइप, जिसमें आपको एक सेंटेंस को कोई तो एक ब्लैंक में अरेंज करना है सो दैट यू एंड अप गेटिंग द मार्क्स। अब हम आते हैं कि करना क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज जो आपने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, जो आपने देखा इवन वर्बल एबिलिटी के अंदर, बहुत सारे डाइवर्स एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, अगर आपको काफी सारी टॉपिक्स उसमें से बोरिंग लगते हैं, देन यू माइट एंड अप इन ट्रबल, क्योंकि कैट के अंदर आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, राइट। आपके पास 4 पैसेजेस हैं, उसमें से आपको एटलीस्ट 2 या 3 तो सॉल्व करनी ही है। और अगर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत सारे टॉपिक्स के साथ अनकंफर्टेबल हो, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ 2 और 3 पैसेजेस आउटराइट। और अगर वो इजी हुए तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि आप डिफिकल्ट पैसेजेस भी करोगे और आपको इजी पैसेजेस में आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, तो दोनों तरफ से आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे।
तो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग फ्रॉम अ डाइवर्स सेट. सेकेंड थिंग, आप डेली ड्रिल्स अटेंड कीजिए, नॉट जस्ट फॉर आरसी बट फॉर अदर एरियाज एज वेल. डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, नंबर थ्योरी, हम ये सारे एरियाज कवर करते हैं बारी बारी से इन द डेली ड्रिल्स. Make sure that you are taking all these tests that are there and you are appearing for all these video sessions that we are going to have, live sessions that we are going to have. ऑल्सो अभी से लेके कैट तक टारगेट 250 आरसीज एंड 250 वीए क्वेश्चंस. सो 250 आरसीज मतलब लगभग 1000 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे. अब ये 250 आरसीज कहां से आएंगे? सो पास्ट कैट पेपर्स में आपने देखा होगा बहुत सारे आरसीज वहां पे अवेलेबल होंगे. सो 5 आरसीज अगर मैं देखूं फ्रॉम 2017 टिल 2019, तो 10 3 30 आरसीज आपके वहां से बन जाएंगे. 2020, 21, 22, 23 4 सालों में 3 स्लॉट में मे बी 4 आरसीज लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो यू विल गेट 48-50 आरसीज फ्रॉम देयर. बाकी आपके बनेंगे मॉक्स में से, बाकी आपके बनेंगे कोई मटेरियल में से. तो ये सब करके आपके 250 आरसीज बन जाने चाहिए. 250 वीए क्वेश्चंस इज आल्सो समथिंग दैट यू शुड बी टारगेट. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना आरसी को बहुत लाइटली लेते हैं, वीए आरसी को. वो क्या करते हैं, वो बस सोचते हैं और फिर कुछ मार्क कर देते हैं. एंड जब आंसर आता तो बोलते हैं मैंने तो यही सोचा था, फिर मेरा आंसर गलत कैसे हुआ? सो देन यू हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट योरसेल्फ विद सम एविडेंस. मतलब क्या, आपको अपने आप को आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग तो एटलीस्ट कर लो वीएआरसी के अंदर. आई एम टेलिंग यू बहुत ज्यादा फायदा होगा. because then you will realize the way in which you're talking, the way in which you are understanding the passage and the way in which it is supposed to be are different. और जितना वो डिफरेंस कम होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. So make sure that you are recording yourself whenever you are taking a test and you are listening to those recordings and then you are comparing it with whatever solutions will be provided to you. तो ये एक आप कर लीजिए. ऑल्सो डिस्कस दी वीआरसी डाउट्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग वीआरसी को बहुत लाइटली लेते हैं, डाउट्स डिस्कस नहीं करते, पूरी तरह छोड़ देते हैं एंड देन दे रिग्रेट बिग टाइम कि मैंने ये डिस्कस नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी I was not able to do my best when it came to that particular year's exam, right? So make sure that you are discussing your doubts with everyone. डोंट रियली टेक इट लाइटली. अगर कहीं पे भी आपको चांस मिलता है तो क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए और कोई भी आंसर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए. कि अगर किसी ने बोला है भाई बी आंसर है, तो अगर आपको लगता है कि बी आंसर नहीं है, गिव योर रीजनिंग. व्हाई डू यू थिंक बी इज नॉट द आंसर एंड सी इज द आंसर, लेट्स से, एंड देन ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म थोड़ा सा. और वो करके आपका थॉट प्रोसेस भी थोड़ा क्लियर होगा कि अच्छा आपने ये वर्ड ठीक से देखा नहीं था, आपने ये वाला एंगल सोचा नहीं था, और वैसे करके आप इंप्रूव करो. So make sure that you are discussing as many VARC doubts as is possible with your faculty members, with your mentors. आप जिनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो उनको पूछते रहना कि VARC में अगर डाउट आता है तो मुझे क्या करना चाहिए, राइट? तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया एंड यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द VARC सेक्शन कंपेयर टू व्हाट यू हैड अर्लियर. If you like this video, do consider giving it a thumbs up and do consider subscribing to the channel and staying subscribed to the channel. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो एंड ask them to subscribe as well. जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा पर्सनली टू क्रिएट these kind of videos, to create even deeper level के videos and to engage more with all of you. So make sure that you are attending all our daily drills. Make sure that you look at all the videos that I have mentioned in this particular video and make sure that you participate in the comment section below.